Good afternoon, everyone. How are you? So we were studying प्रोडक्शन कॉस्ट्स और कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने कुछ कवर कर लिए थे फिक्स्ड वेरिएबल। अब हम कुछ और टाइप्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन हैं कैटेगोरिकली हम उनके भी शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी कॉस्ट्स होती हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट हम बेसिकली पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ असाइनमेंट्स के लिए कि आप लोग असाइनमेंट का कैसे कर रहे हैं। कल आपका लास्ट डे असाइनमेंट का, थर्ड असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। आई विल नॉट एक्सेप्ट योर असाइनमेंट्स आफ्टर टुमारो, सो काइंडली start making the assignments if you have not started it yet and submit it latest by tomorrow in the night before 12. After that I will not be accepting any assignment uh, which will be sent after 20th of October. I will not accept it. और ई आई टी इफ़त करके जो एक न्यू मैंने आईडी दिया है आपको असाइनमेंट 3 में, प्लीज़ उसी आईडी पर भेजिएगा। दूसरे आईडीज़ में असाइनमेंट 3 के लिए चेक नहीं करूँगी। और किसी को कुछ इश्यूज उसमें हैं तो वो मुझे भी आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू रियली थिंक दैट you are facing certain issues in getting that assignment completed. Apart from that, I hope that you have subscribed the channel, my channel over there on YouTube, to get the videos, recorded videos of the lectures. There are so many other videos which are also available for the other semesters and the other topics, but you find your relevant videos. I am trying to put the uh, class, section, topic and date even which I'm conducting, so that it is easy for you guys to identify कि आपका कौन सा lecture है. I'm putting it 5A, 5B, 7A, 7B, whatever lectures we are conducting, I'm conducting. So choose your relevant thing if you really want to go and see the lecture. Otherwise, notes and everything I'm already giving it to you on WhatsApp. So until third assignment, I think you should not have any issues, and within I think a day or two you guys will be free with your exams, also the reappear exams which are going on. And this week we are going to conduct one MCQ also, most probably on Friday. So whatever topics we are getting covered, please try completing it, covering it for your MCQ. So one third MCQ we are going to conduct this Friday. I hope my screen is visible to you all now, and you can see over here accounting costs. हम लोग cost concepts पढ़ रहे थे last week जब हमने class लिया था, और accounting concept तक हम पहुंचे थे. We started actually also about what accounting costs is. मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करती हूँ. Accounting costs basically are those costs which are accounted or are able to be put in the account of the company under different heads. जैसे कि अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारी है कोई और उसका हमने कुछ एक लैंड लिया हुआ है जहाँ पर हमारा ऑफिस स्पेस है, जहाँ पर हमारा स्टाफ सीटिंग होता है स्टाफ का, या अगर हमारी कोई फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोडक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एंड देयर वी हैव इंस्टॉल्ड मशीनरीज एंड सो मेनी लेबर्स आर वर्किंग, तो उस फैक्ट्री का कोई रेंट तो नहीं जा रहा. या हमने मशीनरीज अगर बाय कर रखी हैं तो ठीक है, अगर हमने बाय नहीं कर रखी तो एट टाइम्स कंपनी टेक्स machineries also on rent, तो उनका क्या रेंट जा रहा है. ये these are all those things which those costs which we actually take into consideration under some or the other accounts of the company. जैसे कि different accounts होते हैं कंपनी के, मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में भी बताया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया. हर पर्टिकुलर एसेट का अपना एक अकाउंट भी होता है. फर्दर बाइफर्केशन ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बता दिया कि हमारे कौन कौन से कॉस्ट्स आ गए
फिक्स कॉस्ट आ गया, उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट देता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जो कि रूटीन इन द सेंस कि एक साल के अंदर वर्किंग कैपिटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, वो हम अपना फैक्टर करते हैं P&L अकाउंट में। उनमें से लेस करके हर चीज़ को, एक्सपेंसेस को, या इनकम अगर कोई होती है तो उसको ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस अगर कोई होती है तो उनको लेस करते हैं, डेबिट करते हैं, और वो हमें नेट प्रॉफिट देता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जो हम फैक्टर कर सकते हैं वो उनकी कॉस्ट है। और इसके अलावा हर अपना पर्टिकुलर एक एसेट अगर हमारा है, उसका भी एक अकाउंट, रिस्पेक्टिव अकाउंट बनता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में इसका ये कॉस्ट था, इतना नॉर्मल वेरिएंट ईयर हुआ, इतना डेप्रिसिएशन से कम हो गया, इसका एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट इतना हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर वो ब्रॉड डाउन हो जाता है, सेम कॉस्ट जो नेक्स्ट ईयर, जो लास्ट ईयर हमारा था उसका कैरीड डाउन, उसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे। फिर से अगर उसमें कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो वो हम लेस करेंगे उसका वैल्यू में, कि इतना इसने लॉस हमें कर दिया, और अगर कुछ इनकम उसे जनरेट हुई तो अमाउंट जो भी हमारा हमें कॉस्टिंग रखना है किसी पर्टिकुलर मशीनरी का या एसेट का या लैंड का या जिस भी चीज़ का हम बात कर रहे हैं। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, हमने यूटिलिटी एक्सपेंसेस में हो गया कि जैसे हमारे टेलीफोन हम यूज़ कर रहे हैं, एक यूटिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके बिल्स आते हैं। ऑफकोर्स जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, you will see that company also issues, not to everybody, but after certain level company issues a phone number also, or maybe किसी को as an additional, apart from the salaries and all those things, perk के तौर पर फ़ोन भी देती है। फ़ोन के साथ उसका बिल भी कुछ रिम्बर्स करती है हर मंथ का, या बिल पे करती है। सो वी जस्ट हैव टू प्रोड्यूस दी बिल्स एंड देन उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। वो एक वो हो गया कि आप अपनी एम्प्लॉयज़ के यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंसेस को बेयर कर रहे हैं। दूसरा है कि आप अपनी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी यूटिलिटी के जो है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गया, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, या ओवरऑल हमने किसी को सपोज अपने किसी एम्प्लॉय को कन्वेंस रिम्बर्समेंट दिया, ये सब कुछ इसी एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, जो कि एक हर ईयर ऑन ईयर चेंज या वेरी हो सकते हैं। ये एक्सपेंस अप या डाउन जा सकते हैं। फूड एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इफ वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग, देयर आर एमएनसीज व्हिच स्पेंड अ लॉट ऑन द फूडिंग थिंग, they will show as a deduction of some amount from your salary, कि आपका सपोज सैलरी 50,000 है, 50,000 में से वो बोलेंगे कि ठीक है, विल गिव यू 2 meals a day, और वट एवर टाइम का आपका खाना रहेगा, जो भी आपका शिफ्ट चल रहा है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, अगर नाइट है तो नाइट में डिनर आपको फॉल करेगा उस शिफ्ट में, या लंच फॉल करता है, या ब्रेकफास्ट, वट एवर, उसका एक फूडिंग एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कंपनी कुछ आपका स्पेंड अगर कर रही है, या कुछ एक रिफ्रेशमेंट के चार्जेस कंपनी को करने पड़ रहे हैं एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व और उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना पड़ रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस भी हम लोग अपना फैक्टर करते हैं। ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसको बनाने की कॉस्ट में हम कहीं पर ये चीज़ें फैक्टर नहीं करते, पर जनरली ये सब चीज़ें हमारी वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, लेबर जैसे हमने पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, तो उन चारों चीज़ों पे जो भी पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस खर्च हो रहा है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। एक फॉर्म ये भी है कि वो अकाउंटिंग कॉस्ट में भी आ जाता है। अकाउंटिंग कॉस्ट में फूड एंटरटेनमेंट हो गया, बहुत बार हम एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करते हैं, वेलफेयर करने में हमने कुछ गेम्स खिला दिया सपोज, उस गेम को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट तो मिनिमल आएगा ही आएगा। कुछ हमने प्राइजेस रख दिए डिस्ट्रीब्यूशन का, लाइक दैट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ से निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट, हमारी कॉस्ट ही है वो। उस पर्टिकुलर गेम को खेलने के लिए कितना टाइम सारे एम्प्लॉयज़ ने लगाया, उस टाइम में कोई काम नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो लॉस ऑफ प्रोडक्शन उस टाइम का, वो कॉस्ट भी हम एक तरह से इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में ये था कि हमने कुछ एक्स्ट्रा तो खर्च किया ही है, प्लस वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करवाने के लिए जो कॉस्ट हमारा, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने लॉस किया, वो उसका भी एक्सपेंसेस हम कहीं ना कहीं में कंसिडर करना चाहिए, दैट इफ समबडी वुड हैव प्रोड्यूस्ड फॉर एन आवर, से 100 पीपल वर देयर एज द एंटरटेनमेंट एक्टिविटी का पार्ट, और हमने उनको 1 घंटा सबको यहाँ बुलाया, तो ऑलमोस्ट 100 मैन आवर्स जो है, 100 मैन आवर्स हमने उस एंटरटेनमेंट एक्टिविटी पे स्पेंड किए। 100 मैन आवर्स ऑफ कॉस्ट हमारा जो है प्रोडक्शन का, वो बढ़ गया एक तरह से कि काम नहीं करा लोगों ने, और हमने उनको सैलरीज उसकी पे करी हैं, ऐसा नहीं कि सैलरीज नहीं पे कर रहे हैं उनको। एंटरटेनमेंट के नाम पर एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेंसेस भी कंपनी करती है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट रिड्यूसिंग द सैलरीज ऑल्सो ऑफ दैट, वी आर गेटिंग 100% सैलरीज फॉर दैट टाइम एज वेल। ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, जैसे बहुत बार क्या होता है, हम मीटिंग्स करने के लिए जाना पड़ता है, सेल्स के लोग हैं वो ज़्यादातर फुटफॉल उनका बाहर रहता है, 60% 70% ऑफ टाइम वो रोड पर ही रहते हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, दूसरे की कंपनीज में जा जाके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी प्रोड्यूस, या ये हमारी
हमारी सर्विस है, ये हमारा गुड है, आप लीजिए इसको, ये करिए। तो मिलने जाने के लिए वो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी तो होते ही हैं कुछ ना कुछ। वो गाड़ी पे जाएगा, कार में जाएगा, मोटर व्हीकल पे जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको कुछ तो एक्सपेंस उसका लगेगा ही। वो पैसा कौन देगा? क्या एम्प्लॉय अपनी सैलरी से खुद अपनी पॉकेट से लगाता है? नहीं, वो उनको रिम्बर्स होता है। कंपनी ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कुछ हद तक बेयर करती है। कुछ कंपनीज हैं नॉट जस्ट फॉर द मीटिंग्स, बट वो ट्रैवल एक्सपेंसेस बेयर करती हैं कन्वेंस के भी, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम हाउस टू कंपनी, कंपनी टू हाउस, वट एवर, ये भी ट्रैवल एक्सपेंसेस बेयर करती है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। एट टाइम्स पर्सन इज गोइंग आउट स्टेशन, एक तो हो गया लोकल ट्रांसपोर्टेशन के विद इन दिल्ली कर दिया, विद इन फरीदाबाद कर लिया ट्रैवल, या जहाँ पर भी आपको। एक होता है आउट स्टेशन का ट्रैवल, दूर का, कहीं आपको 2 दिन 4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है किसी एक इवेंट के लिए, किसी के एग्जीबिशन के लिए, या कोई क्लाइंट है वहाँ पर बुलाना चाहता है हमको एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, तो हम एक पर्सन को भेजना हमें ज़रूरी है, तो वो वहाँ पर जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ही लगेगा। फ्लाइट का एक्सपेंस हो सकता है, ट्रेन का एक्सपेंस हो सकता है। उसके अलावा क्योंकि वो सेम डे वापस अपने घर नहीं आ रहा, होटल का एक्सपेंस भी होगा, वो कहीं तो वहाँ पर रुकेगा भी, तो होटल का एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कई बार, हम बहुत बार नहीं सोचते कि ये किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट तो नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, से एप्पल जो है आईफोन बना रहा है, तो क्या आईफोन को बनाने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस यूनिट के में ये चीज़ें आएंगी? ऑफ कोर्स ये चीज़ आनी चाहिए, अकाउंटिंग कॉस्ट हमें इंक्लूड करना चाहिए, बट ये इफ यू डोंट स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, वी माइट नॉट बी एबल टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स और ऑल दीज एक्सपेंसेस एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये सब पार्ट एंड पार्सल हमारे बिजनेस का ही है, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है। अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा जब तक हम ये सारे काम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं कैपिटल से रिलेटेड भी, ये चीज़ कैपिटल में आ गया एक तरह से, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, रिम्बर्समेंट का, या कोई और एंटरटेनमेंट का कॉस्ट हो गया, फूड का हो गया, होटल का होगा, कुछ भी। और सैलरीज का एक पेरोल एक्सपेंस तो होता ही है। सैलरीज जो हम हर एम्प्लॉय अपना चाहता है उसको मिलती है एक एक्सपेंस, वो हम फैक्टर करते हैं। बट ये सारी चीज़ें भी हमको करनी चाहिए कि हम अपार्ट फ्रॉम सैलरीज कितना पे कर रहे हैं लोगों को इन द फॉर्म ऑफ रिम्बर्समेंट, supplies, insurance. There are so many things which we also so many costs which we actually incur on insurance. Insurance कौन सी cost हो जाती है? जैसे कि हम अपना कोई सपोज हमारा फिनिश गुड है, हम उसको यहाँ से लेकर मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रैवल बहुत कराना पड़ेगा, हमें गाड़ी में भेजना है। अब रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंटल कुछ इनकर ना हो जाए लॉसेस, उस चक्कर में कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर ड्राइव को, उस पर्टिकुलर ट्रैवल को ही इंश्योरेंस करा लेती हैं कि ये अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको मिल जाए। नहीं होगा, टाइम पर ठीक से प्रोडक्ट पहुंच गया, सब कुछ हो गया जैसा हम चाहते थे, तो वो इंश्योरेंस का पैसा तो हम दे चुके हैं, इट विल नॉट कम बैक। इंश्योरेंस इज जस्ट टू सेव, एक तरह से रिस्क को सेव करने के लिए। अगर नुकसान हो गया तो हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं मिलता, बट वी हैव टू पे फॉर इट। सिमिलरली इंश्योरेंस हम अपने एम्प्लॉयज़ का भी करा के रखते हैं कि एक्सीडेंटली कुछ खुदा ना खास्ता एम्प्लॉय को एट वर्क कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको एक हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इतना एक्सपेंस जो हो, हाईली एक्सपेंस हो, वो सारा कुछ हमें कंपनी को एज अ कंपनी बियर ना करना पड़े, बल्कि क्या नाम है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से उसको मिल जाए। ये सारा भी इंश्योरेंस हम इसलिए भी स्पेंड करती है कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ को सिक्योर करने के लिए, उनका इंश्योरेंस लेके रखती है। लाइफ का इंश्योरेंस भी देती है, हेल्थ का इंश्योरेंस भी देती है। हेल्थ हो गया कि आप अपने हॉस्पिटल में एडमिट हुए और आपने कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हेल्थ का आपने इलाज करवाया, आपको वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्समेंट मिल गया। लाइफ इंश्योरेंस में हमें तब मिलता है जब आदमी, अगर सपोज कोई ओवर दी ह्यूमन कैपिटल, कोई भी पर्सन है ओवर द जॉब, उसकी डेथ हो गई है, तो उसको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, जो भी एज पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दी पॉलिसी होती है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग कॉस्ट में आ रही हैं। ऑल दीज एक्सपेंसेस लिस्टेड अबव are considered as explicit cost, which means that they are direct costs associated with your business। मैं भी explicit और implicit में difference के आगे भी cost, इसके आगे next cost में वही पढ़ाने वाली हूँ। And these costs are automatically accounted for each time an expense is recorded। एक बार भी कोई भी expense हुआ इनमें से, रेंट पे करा किसी मंथ में, उसकी एक मंथली एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आ गई, एक एंट्री हुआ, उस एंट्री को हमने अपने अकाउंट्स में डाल दिया। हमने कुछ एक्सपेंस जो है वो करा ट्रैवल पे, किसी का हमने ट्रैवल रिइंबर्समेंट एचआर ने अप्रूव करा, उसको आगे पे कर दिया, उसके मैनेजर के अप्रूवल के बाद पे हो गया। फूड का कुछ पे करा, या किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में, जो भी ऊपर ये एक्सपेंसेस हमने डिफरेंट पढ़े हैं, ये किसी भी फॉर्म में होता है आफ्टर द नेसेसरी अप्रूवल्स। हर
हर कॉस्ट को बेयर करने का एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मैंने यहाँ से यहाँ गई थी ऐसे गई थी और मैंने इतना ट्रांसपोर्ट में इनकर हो गया, आप मेरे को इतना पैसा दे दो, ऐसे नहीं होगा। फर्दर अप्रूवल्स मेरे मैनेजर ने मुझे भेजा हो, मेरे काम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर ट्रैवल की, तो वो मेरा मैनेजर ओके करेगा कि यस दिस वाज नीडेड, दिस वाज व्हाटएवर। जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज सम कॉल। या so as long as we know how to track business expenses, we all can actually transact all these financial transactions and record them in the accounting, इन आर अकाउंट्स। बेसिकली जो भी हमारे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं, जिस पर्टिकुलर एक्सपेंस की एंट्री जहाँ जहाँ होनी है वहाँ वहाँ पर अगर हम एंट्रीज कर पा रहे हैं सब, और इन सब कॉस्ट को कंसिडर कर पा रहे हैं, ये चीज़ वही अ पर्सन कर पाएगा हु हैज़ द एक्सपर्टीज basically in recording all these costs, or who has the expertise maybe in the commerce, who has the expertise in the as an economist, who has the expertise as an finance person to understand the transaction financially or monetary चीजें, ठीक है, या जो person who has got the expertise in the cost accounting, ये सब चीजें वो पर्सन कर सकेगा, not the person who has never studied about it. So because of these things, so that we can factor and understand these things, we are studying these kind of concepts and these kind of you can say subjects also, so that every person, although it is not very much related to your course, but to know more or less what exactly or what kind of costs are involved in any business and how actually an organization run, because you again are going to be part of the organization, so you should be knowing the other functionality of the other departments also, how they function, how they work, what they factor, what they don't factor, because then you will be right you can say fit for the organization. That is why ये सब चीज़ों का overview हमको दिया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। एक साल में जितना भी एक्सपेंसेस जो हमने अभी ये पढ़ा है ऊपर, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो भी कुछ पढ़ा है, एक साल में रिस्पेक्टिव ईयर में जितनी भी कॉस्ट एक बिजनेस में हम इनकर करते हैं या होती हैं, दो आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द ऑफिस से लेकर कुछ भी जो हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी लगा रहे हैं, वो सारी कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। अकाउंटेंट्स यूज अकाउंटिंग कॉस्ट टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं एज एन इकोनॉमी, पूरी कंट्री की एज अ होल, तो अगर हम ये सारी कॉस्ट जो हमारा ओवरऑल बिजनेस जितना भी है पूरी कंट्री में, जितने भी काइंड ऑफ बिजनेस हो रहे हैं, और बिजनेस में ये कॉस्ट अगर नहीं हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है अगर, तो ओवरऑल जब हम उसको एक तरह से समराइज करके सम अप करेंगे और एक फाइनल फिगर देंगे, तो वो भी ठीक नहीं होगा। जैसे कि अगर हम सपोज कोरोना के केसेस का एग्जांपल लें, अगर जैसे कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि हमारे इतने केसेस आ जाए, हमारे इतने हैं, उनको कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट एक डेटा दे देती है कि आज के इतने टोटल केसेस हैं। अगर वो हॉस्पिटल इंडिविजुअल लेवल पर ही ठीक नहीं है, तो वो कंट्री लेवल पर टोटल नंबर ऑफ फिगर दिया वो ठीक नहीं होगा। सो सेम इज द कॉस्ट विद द सेम इज द केस विद द कॉस्ट्स ऑल्सो। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस, जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस या इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री या इकोनॉमी में हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं टू कंस्टिट्यूट आर इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, तो अगर हर इंडस्ट्री से हमें वो फैक्टर, वो फिगर प्रॉफिट का, अर्निंग्स का ठीक नहीं मिल रहा है, और अकाउंटेंट्स बेसिकली अपना काम ठीक अगर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं कर रहे हैं, सीएस उसको प्रॉपरली ऑडिट करके चेक करके ठीक फिगर नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो फिर इकोनॉमी ऊपर जा रही नीचे जा रही, क्या उसका जीडीपी जो भी डेटा गवर्नमेंट फिर आगे पब्लिश करती है अपने ईयर्स में कि हमारा ये काम क्या, दैट विल ऑल्सो नॉट बी करेक्ट। सो एवरीथिंग शुड बी डन विद द पर्सन हु हैज़ एक्सपर्टीज इन दैट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये सारा कुछ हो गया, जो भी कॉस्ट हम इंकर कर रहे हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, रेंट से लेकर एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट था। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट
Implicit costs are designed to be used when making decisions. Implicit costs are often used by the businesses looking to make strategic decisions or to determine the true cost of a business decision that are considering. दे आर कंसिडरिंग मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने की एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम सपोज कोई प्रोडक्शन ही करना है, वो प्रोडक्शन का एक तो है कि प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्शन का हमने मशीनरीज इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ हो गया एंड एवरीथिंग इज रनिंग एंड नाउ वी जस्ट हैव टू स्पेंड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल ले आते हैं, कम करना है कम ह्यूमन कैपिटल कम रॉ मटेरियल, वेरिएबल प्रोडक्ट्स को जो इनपुट्स हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इनपुट्स हैं उनको कम कर देते हैं, ज़्यादा आउटपुट करना है तो ज़्यादा कर देते हैं और हम एक निकाल लेते हैं आउटपुट। ये हमारा हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती हैं? ये तो जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जो हमने फैक्टर कर लिया अकाउंट्स में भी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये वो चीज़ होगी एक्सप्लिसिट। कई बार क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी हमें R&D करनी पड़ती है, हमें बहुत सारा अपना एक बिजनेस प्लान बनाना होता है। सपोज अभी हमारे प्रोडक्शन को स्टार्ट ही नहीं हो, हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, वी डू नॉट नो व्हाट टू प्रोड्यूस, नाउ वी आर जस्ट थिंकिंग टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट। अब उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा काम। वो पर्टिकुलर काम, वो डिसीजंस जो लेने पड़ेंगे, क्या हमारा बिजनेस प्लान रहेगा, कहाँ हमारा ऑफिस होगा, कितने हमारे पास ह्यूमन कैपिटल शुरू में चाहिए होगा, से फर्स्ट 5 ईयर्स में हमको कितने चाहिए होंगे, सेकंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में, या थर्ड नेक्स्ट 3 ईयर्स में, या नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितने चाहिए होंगे, ह्यूमन कैपिटल कितना चाहिए होगा, कैपिटल अदरवाइज ऐसा पैसा कितना चाहिए होगा, हम कहाँ कहाँ ब्रांचेस अपने लगाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में, एक बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने में, कोई एक स्ट्रैटेजी बनाने में, या एक प्रोडक्शन के प्रोसेस को बनाने में, यानी कि एक्चुअली अभी कुछ नहीं हो रहा, वी आर जस्ट मेकिंग द प्लान्स, उसमें भी टाइम लगता है। और वो टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम का जो कॉस्ट है, या उन उन चीज़ों पर डिसीजंस को लेने के टाइम पर जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, दोज आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लाई करती हैं ये कॉस्ट तब जब हम लोग बिजनेस के डिसीजंस को बना रहे हैं, ले रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि हमने क्या, हम बोलेंगे कि ठीक है, फॉर एग्जांपल यू गो समवेयर फॉर एन इंटरव्यू और समथिंग, मे बी यू कैन बी आस्क्ड कि दिस वुड बी द प्रोडक्ट और दिस इज व्हाट वी वुड वांट फ्रॉम यू टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी, हाउ विल यू डू दैट स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी? उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, कुछ एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, कहीं और से आपको कुछ अपना गूगल से कुछ एक्सपर्टीज को अपना तो और पॉलिश करना पड़ेगा, वट एवर दोज थिंग्स, वो सब काम को करने के लिए भी कुछ कॉस्ट लगेगा। वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है जनरली। इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हम डिसीजंस ले रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बना रहे हैं, हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली। इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उनको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? नाउ संक कॉस्ट, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये टर्म्स इस तरह से दिए हुए हैं कि संक कॉस्ट क्या है और या इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, तो इसलिए मैंने ये छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स मैंने संक कॉस्ट का और इन सबका ये इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मैंने बना दिया, आपको मैं शेयर कर दूंगी। नाउ संक कॉस्ट क्या होता है? संक से हम क्या समझते हैं? जो चीज़ डूब गई। A sunk cost refers to the money that has already been spent and which cannot be recovered. ऐसा पैसा जो हम खर्च कर चुके हैं और वो हमको पैसा वापस नहीं मिलने वाला, इज sunk cost। डूब जाना, ये पैसा डूब गया, दो दैट कॉस्ट बेसिकली इज कॉल्ड द sunk cost where we have invested some money, ऑलरेडी हम कर चुके हैं और खर्च कर चुके हैं, स्पेंड कर चुके हैं, लेकिन उसको अब हम रिकवर नहीं कर सकते। इन एनी बिजनेस दे एग्जिम दैट वन हैज टू स्पेंड मनी टू मेक मनी is reflected in the phenomena of the sunk cost। ठीक है, a sunk cost differs from future cost that a business may face। future cost क्या होती है? अभी हमने इनकर नहीं करी, we are planning कि इसमें इतना कॉस्ट लग सकता है, मे बी जैसे मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ प्लानिंग वी हैव टू प्लान कि हमें कितना पैसा किस पर्टिकुलर प्रोसेस में या किस पर्टिकुलर स्टेप पर चाहिए होगा, कहाँ पर चाहिए होगा, रेंट के लिए चाहिए होगा, प्रोक्योर कुछ करना है उसके लिए चाहिए होगा, या ह्यूमन कैपिटल की सैलरीज के लिए हमको इतना चाहिए होगा, वट एवर। तो वो फ्यूचर के लिए हो गया।
ठीक है। संक कॉस्ट को हम फ्यूचर कॉस्ट से कंफ्यूज नहीं होंगे। संक कॉस्ट इज ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो हमारी संक कॉस्ट होगी। लेकिन फ्यूचर कॉस्ट जो हमारी होने वाली है वो जरूरी नहीं कि वो संक हो, वी मे प्लान इट एंड देन इनकर दोस कॉस्ट प्रॉपरली विद द प्रोसेस, तो वो फिर संक नहीं होगा। फ्यूचर कॉस्ट को हम संक होने से बचा सकते हैं, बट कॉस्ट we already have incurred in past and before and we have actually spent it before doing any R&D research, करा नहीं हमने कुछ भी और हमने वो spend कर दिया, जिसकी वजह से वो अब हमें वापस नहीं मिल रहा है या हमें उसकी वजह से लॉस हो गया या वो कॉस्ट बिल्कुल चला गया, ख़त्म हो गया, दैट इज संक। जैसे कि सपोज हमने कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए थे, फिनिश प्रोडक्ट बना लिए थे मार्केट में और हम उनको बेचने की कोशिश कर रहे थे एट प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास एक वेंडर, एक क्लाइंट आया जिसने हमें बोला कि ठीक है मुझे आपकी इस वाले प्रोडक्ट को बहुत अच्छा लगा एंड वी वुड वांट टू बाय इट, बट हम आपको फ्यूचर में वो पैसा देंगे, आप हमें 100 यूनिट्स ऑफ इतना प्रोडक्ट दे दो। हमने उनको दे दिया, क्रेडिट पर दे दिया। क्रेडिट पर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, लेकिन किसको क्रेडिट देना है और क्रेडिट देने की पॉलिसी क्या होगी, कितने टाइम में पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा उतने दिन में, तो क्या अदर फर्दर इम्प्लीकेशंस होगी, फर्दर स्टेप्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें अगर हमने कंसिडर नहीं करी और हमने किसी को ऐसे ही क्रेडिट पर अपना दे दिया पैसा, वो प्रोडक्ट, और वो पैसा फ्यूचर में हमें नहीं मिला, एक तरह से वो संक कॉस्ट ही हो गई है हमारी। वी डिड नॉट एनालाइज प्रॉपरली एंड वी have given some of our, you can say, invested amount to somebody else which is now not being able to recover, that is sunk cost। ठीक है, फ्यूचर कॉस्ट से डिफर करता है संक कॉस्ट, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम जो करने वाले हैं वो हम ज़रूरी नहीं है कि वो संक हो, लेकिन फिर से हमारी जो मिस्टेक अगर हम पास्ट में कर चुके, सेम मिस्टेक अगर हम अभी दोबारा से कर रहे हैं तो फ्यूचर की कुछ कुछ कॉस्ट भी संक हो सकती हैं। सो वी विल हैव टू वेरी कॉशियसली डिसाइड वेयर वी आर स्पेंडिंग मनी, हाउ मच मनी वी आर स्पेंडिंग, आर वी स्पेंडिंग इट इन द करेक्ट रेशो और नॉट, ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं या कम तो नहीं कर रहे हैं। एट टाइम्स ये भी होता है कि कम कॉस्ट को कॉस्ट बचाते 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 हम कम कॉस्ट पे इनकर करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें फ्यूचर में ज़्यादा लॉस भी हो जाता है एट टाइम्स। सो वो तो नहीं कर रहे हैं कहीं हम, वी हैव टू सी ऑल दोस फैक्टर्स आल्सो। सम कॉस्ट आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द फ्यूचर बिजनेस डिसीजन बिकॉज द कॉस्ट विल रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ अ डिसीजन। ठीक है, सम costs are those which have already been incurred and which are irrecoverable। ये पहला फीचर हो गया इसका कि ये वो पुरानी कॉस्ट जो हम खर्च कर चुके हैं उसी को हम आज संक कॉस्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अब मैं ये कॉस्ट इतने पैसा खर्च करने जा रहा हूँ इस पर, या कोई ऑर्गेनाइजेशन खर्च करने जा रही है, या कोई एक कंट्री किसी पर्टिकुलर चीज़ का मे बी प्रोडक्शन का ही कॉस्ट को इनकर करने जा रही है, अभी किया नहीं है और वो संक कॉस्ट है, ऐसा नहीं होगा। संक कॉस्ट बेसिकली वही कॉस्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट में। फ्यूचर में हम संक कॉस्ट को बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे बिकॉज वी कैन नॉट कॉल एनी कॉस्ट संक कॉस्ट आज की डेट में जिसको हमने किया ही नहीं है। हम क्यों संक कॉस्ट रखेंगे? बिकॉज वो पैसा जो हमारा डूब गया वो पुराना ही हो सकता है फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं, इसीलिए वो फ्यूचर कॉस्ट को संक कॉस्ट हम नहीं बुलाएंगे। ठीक है, sunk costs are typically not included in consideration when making future decisions। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर के डिसीजन तो हम अभी ले रहे हैं ना, हमारे हाथ में है, तो हम वो गलत डिसीजन क्यों लें जिससे कि हमारा कॉस्ट कहीं पर डूब जाए। That is what it is. So it is always related to the past thing. Sunk costs are in contrast to relevant costs, which are future costs and that have yet to be incurred. Next is marginal cost. इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, एडिशनल कुछ भी टोटल प्रोडक्शन में हम एडिशन करना चाह रहे हैं, यानी कि आज हम 100 यूनिट बना रहे हैं, हमें 20 यूनिट और बनानी है, 20 यूनिट और बनानी है, तो 120 की टोटल कॉस्ट हमें पता होगी इतनी है, और हम 100 बना रहे हैं आज की डेट में, तो हमें 100 की भी टोटल कॉस्ट पता है कितनी है। अब 120 माइनस 100 की कॉस्ट जो बैलेंस करके आएगा, यानी कि ओनली एडिशनल 20 यूनिट्स की कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन की जो एडिशनल जो यूनिट्स हैं
उसका जो एडिशनल कॉस्ट होगा सिर्फ उस कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। यानी कि पहले हम एक एक्स कॉस्ट पे हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम वाई कॉस्ट पे 120 कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स करके, कि अभी यानी कि एडिशनल 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मे बी 200 यूनिट्स ऑफ दी कॉस्ट लगाना पड़ेगा। So marginal cost is basically the difference in the additional cost of production by producing any additional units of the total production we would be doing. Purpose of analyzing the marginal cost is to determine at what point an organization can achieve economies of scale to optimize the production and the overall operation. Clear है? मार्जिनल कॉस्ट का को एनालाइज करने का पर्पस यही है कि हम ये समझ में आ जाए कि किस टाइम पर हमको प्रोडक्शन जो है हमें महंगी पड़ रही है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और अब हमें अपना एडिशनल मतलब कॉस्ट नहीं लगाना चाहिए या एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, वेयर वी हैव टू स्टॉप, वी मस्ट बी नोइंग इट। जस्ट गिव मी 1 minute, देयर इज अ कॉल, होल्ड ऑन। या सॉरी, सो बेसिकली हम मार्जिनल कॉस्ट को स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि वी शुड बी नोइंग दैट वेयर वी हैव टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ आवर प्रोडक्शन। एक टाइम क्योंकि प्रोडक्शन करते करते ऐसा आता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि टोटल जो कॉस्ट है, आई मीन टोटल जो हमें टोटल कॉस्ट एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने की हो रही है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उसको जो है प्रॉफिट पर नहीं बेच पाते, या हमारा प्रॉफिट इतना होते होते कम होता चला जाता है एक पॉइंट पे कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ रही है कि हमारा प्रॉफिट विल बिकम ज़ीरो, एंड एट टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट कैन गो ज़ीरो, नेगेटिव ऑल्सो। मार्जिनल कॉस्ट इज द ओनली कॉस्ट विच कैन गो नेगेटिव, प्लीज रिमेंबर दिस, कि एडिशनल एक टाइम ऐसा आएगा प्रोडक्शन करते करते हमको कि हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एडिशनल हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वेरिएबल प्रोडक्शन के हमारे कॉस्ट है उसको हम एडिशन ले जा रहे हैं, न्यू ह्यूमन कैपिटल हायर किए जा रहे हैं, न्यू अदर हम मे बी जो भी हमारे रॉ मटेरियल कुछ है वो हम परचेस करके कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, या टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट वी आर मेकिंग दैट यूनिट नलीफाइज आर प्रॉफिट, का मतलब जीरो हो जाता है, और एक टाइम और आता है कि कॉस्ट बल्कि बढ़ने लग जाती है देन दैट ऑफ व्हाट इट शुड हैव बीन, और मार्जिनल कॉस्ट वो माइनस में चला जाता है फिर। Give me just 2 minutes. I will be clicking your attendance and then let me just see what I can cover next after that. Give me 2 minutes. Hold on.
Okay, so basically marginal cost के takeaways are, or maybe we can say what are the features of marginal cost would be. It's an important cost up in managerial accounting because it helps an organization to understand and optimize their production through economies of scale. Economies of scale हमने पढ़ा है already. Economies of scale में हमने different stages पढ़ी थी, diminishing, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, इस तरह से स्टेजेस जो हमने पढ़ी थी स्केल में और वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी, तो उसमें हमने दो ही चीज़ों से करके कर्व्स को पढ़ा था, टोटल प्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम और मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम, मार्जिनल कॉस्ट सॉरी। सो टोटल प्रोडक्शन का मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हम पढ़ रहे थे और उसी के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया था। तो मार्जिनल कॉस्ट वी बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, और कर्व बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का माइनस में भी जा रहा था, एक बार को जीरो होके माइनस में भी जा रहा था। तो वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ मैनेजरियल we at the as the management should understand that where we have to stop our production in order to calculate or sustain our profit the way we are earning, और जहाँ पर हमें एक टाइम पे स्टेज पे ऐसे पहुँच रहे हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हमें लॉस देने लग जाए या कॉस्ट इतना ज़्यादा होने लग जाए कि हमें हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं उसको बेचकर, वी शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर next particular unit. Company that is looking to maximize its profit will produce up to the point where the marginal cost equals the marginal revenue. ज़्यादा से ज़्यादा MR और MC अगर इक्वल है उस लेवल तक हम प्रोड्यूस करें, बट वहाँ पर भी हमारा जो हमारा प्रॉफिट है दैट विल बी यू कैन से द लीस्ट और मे बी जीरो रेवेन्यू भी हो सकता है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इनफैक्ट should also not be equal. I would say marginal revenue should always be more than that of marginal cost, but marginal cost और marginal revenue अगर equal हो रहे हैं का मतलब है कि हमारा profit सबसे कम है वहाँ पे और उस तक हमें रुक जाना चाहिए। उससे आगे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाएगा और जीरो प्रॉफिट पे कोई पॉइंट नहीं है हमें प्रोड्यूस भी करने का या इवन काम भी करने का। फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल। हमें ये भी देखना कि हमारी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रह रही है, तो हमें एक लेवल पर कि जब तक हमारा फिक्स कॉस्ट को हम जितना भी ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं मोर एंड मोर प्रोड्यूस करके हमें वो कर लेना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है एज पर द प्रोडक्शन लेवल। सो टोटल करके वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट को टोटल करने के बाद वट एवर प्रोडक्शन वी आर एबल टू मेक, एंड इफ यू थिंक दैट द रेवेन्यू से वो हमारा कॉस्ट जो है अभी भी कम है तो हमें प्रोडक्शन आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज रेवेन्यू बेसिकली ये होता है कि हम प्राइस किस प्राइस पर बेच रहे हैं और हमें कितना पैसा बेचकर वो मिल रहा है। तो रेवेन्यू से अगर हमारा कॉस्ट बराबर आ गया तो जीरो प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने का मतलब है कि प्रॉफिट जीरो नहीं है बट बहुत कम है, क्योंकि मार्जिनल में हम एडिशनल चेक करते हैं, एग्जैक्ट नहीं चेक करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट का थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, एंड देन व्हाट एवर आर लेफ्ट आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव गुड डे, बाय बाय। Please submit your assignments by tomorrow.